हेलो गाइज, मैं हूं ब्रह्मानंद झा, बीएन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं फार्मेसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट कि फार्मेसी होता क्या है, फार्मेसी में पढ़ना क्या क्या होता है, फार्मेसी कोर्स कौन कौन सा होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं फार्मेसी का, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि फार्मेसी जो लोग करते हैं उनको कहते क्या हैं हम। तो जो फार्मेसी करते हैं उनको हम लोग कहते हैं फार्मासिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब देखिए, फार्मेसी है क्या? तो फार्मेसी एक नोबेल प्रोफेशन है। नोबेल प्रोफेशन मतलब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या होता है। तो जैसे ये हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज में, एक अच्छा कैरियर में, गुड कैरियर पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि कोर्स क्या क्या होता है, तो अगर हम कोर्स का बात करेंगे तो 4 कोर्स हमारे पास है फार्मेसी के लिए। सबसे पहला कोर्स जो है वो है डी फार्म, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं, जो हमारा 2 साल का कोर्स होता है। कितने इयर्स का होता है ये प्रोग्राम? 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। इसके लिए भी क्राइटेरिया जो हमें चाहिए होता है वो 10+2 होना चाहिए विथ साइंस। एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ होना चाहिए, बायोलॉजी नहीं तो मैथ होना चाहिए। दूसरा कोर्स जो हमारा है बी फार्म है, जो 4 साल का कोर्स है ना। इसके लिए भी क्राइटेरिया जो होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो 10+2 विथ साइंस होता है। 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या तो फिर बायोलॉजी होना चाहिए। तीसरा कोर्स हमारा एम फार्म है, जो 2 इयर्स का कोर्स होता है। और एम फार्म वो लोग करते हैं जो बी फार्म कर चुके होते हैं। अगर बी फार्म करने के बाद जो एम फार्म करते हैं, ये मास्टर डिग्री है फार्मेसी में, तो उनको 2 साल करना होता है बी फार्म के बाद एम फार्म के लिए। एक कोर्स है हमारा फार्म डी, है ना, जिसको हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं, जो डॉक्टरेट डिग्री है फार्मेसी में, है ना, जो कितने इयर्स का होता है? 6 इयर्स का। अगर आप 10+2 करके जाते हैं तो आपको 6 साल का कोर्स करना होगा, और अगर आप बी फार्म के बाद जाते हैं तो देन आपको 3 साल का कोर्स करना होगा। मतलब बी फार्म बी करने के लिए अगर आप बी फार्म करके जाते हैं तो 3 साल आपको समय लगेगा, और अगर आप बी फार्म करके नहीं जाते हैं, डायरेक्ट फार्म डी करते हैं, तो 10+2 के बाद आपको 6 साल देना होगा। कितना देना होगा? 6 ईयर देना होगा। तो ये 4 कोर्स है हमारे पास फार्मेसी का। डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्म बैचलर इन फार्मेसी, एम फार्म मास्टर इन फार्मेसी, और एक है फार्म डी हमारे पास। ये 4 कोर्स है। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कि जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है, इस फार्मेसी प्रोफेशन में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर गार्जियन या कोई भी बच्चे जब फार्मेसी को चूज करते हैं तो उनके मन में 2 सवाल उठता है। एक सवाल ये उठता है कि इसके लिए सर क्या होना चाहिए, है ना, क्या पढ़ के आएंगे इंटर में तो हम फार्मेसी कर सकते हैं। और दूसरा चीज होता है इसका स्कोप क्या है। और एक चीज और आता है जो बेसिक सी चीज है, सबके मन में आता है कि हमें ये पढ़ने के बाद सैलरी कितना मिलेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग कोर्स करने से पहले एक बार मन में ये सोच लेते हैं कि अगर हम ये कोर्स करते हैं तो हमें सैलरी मिलेगा कितना। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी का बात करते हैं कि ये कोर्स करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपका 10+2 जो है वो साइंस विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या बायो अगर नहीं होगा तो मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर बायो नहीं होगा तो फिर मैथ। अब देखिए, सबसे पहला तो एलिजिबिलिटी हो गया कि आपके पास ये कंडीशन होना चाहिए, तब आप फार्मेसी कर सकते हैं।
दूसरा कंडीशन है कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। दूसरा कंडीशन है कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस का बात करते हैं तो इसमें दो तरह का प्रोसेस होता है एडमिशन का। एक होता है कि आप इंट्रेंस एग्जाम दो, सभी स्टेट का अपना अपना इंट्रेंस एग्जाम होता है। बिहार के लोग जो होंगे उनका बिहार स्टेट जो है वो आपका इंट्रेंस एग्जाम लेता है, बीसीईसी थ्रू लेता है ना, उसका फॉर्म निकलता है। झारखंड वाले होंगे तो उनके लिए झारखंड बोर्ड अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालेगा। मतलब स्टेट वाइज क्या होता है, इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और इसके थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो ये जो एडमिशन होगा, जो बच्चे एंट्रेंस दे करके इसका प्रिपरेशन करके और एंट्रेंस निकाल करके एडमिशन लेते हैं, तो उनका जब एंट्रेंस निकल जाता है तो काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग के बाद उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। मतलब अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपका काउंसलिंग होगा कि कौन सा कॉलेज आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, आप मेरिट से जा रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल के जा रहे हैं, तो बेसिक सी चीज है कि आपको वहां पे फी कम देना पड़ेगा, कम फी होगा वहां पे। तो पहला जो इसका एडमिशन प्रोसेस है वो है आपका थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। तो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम कहां आपका एडमिशन होगा, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में होगा। दूसरा जो है डायरेक्ट मार्क बेसिस पे, मतलब आपका अगर अच्छा मार्क्स है ना, तो आपका कॉलेज एक अपना एंट्रेंस लेगा। जो प्राइवेट कॉलेज होंगे वो अपना एक एंट्रेंस आपका लेंगे और उसके बेसिस पे वो अपना सीट को फुलफिल करेंगे, मींस आपका एडमिशन होगा वहां पे। तो ये जो डायरेक्ट एडमिशन है ये कहां पे होगा, तो प्राइवेट कॉलेज में होगा। जो डायरेक्ट एडमिशन है वो कहां पे होगा, प्राइवेट कॉलेज में होगा। तो बेसिक सी चीज है कि एक स्टूडेंट जो मेरिट से जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा तो इसका फी कम होगा। दूसरा चीज है कि अगर आप मेरिट से एंट्रेंस एग्जाम निकाल के नहीं जा रहे, कॉलेज का आप एग्जाम निकाल के जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है फी थोड़ा सा वहां पे ज्यादा लगेगा, है ना। सुविधा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है तो सुविधा नहीं होगा। एक से एक प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर वो फी लेती है कॉलेज तो आपका उसके बदले में सुविधा भी देता है। तो ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हमारा नहीं हुआ तो अगर हम प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी करते हैं तो हमें सुविधा नहीं मिलेगा। बहुत सुविधा मिलेगा, पैसे अगर लेते हैं तो सुविधा भी देंगे। तो इससे अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से जाते हैं तो वो आपका कॉलेज मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। तो दूसरा आपका हो गया एडमिशन प्रोसेस। तीसरा पॉइंट जो है स्कोप, जो हमेशा लोग एडमिशन लेने से पहले पूछते हैं कि सर ये जब हम पढ़ लेंगे, ये कोर्स हम कर लेंगे तो हम करेंगे क्या, हमारा स्कोप होगा क्या। तो देखिए इसका बहुत सारा स्कोप है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, है ना, R&D, है ना। इसके अलावा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कोर्स और है आपका, जो है आपका ड्रग इंस्पेक्टर का कोर्स है। एक कोर्स क्या है आपका, ड्रग इंस्पेक्टर का कोर्स है। इसके अलावा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन कहने का मतलब जैसे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर बन सकते हैं। मतलब सिंपल सा है कि आप हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट में आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे रेलवे का हो, आर्मी का हो, तो जितने भी हॉस्पिटल है उस सभी हॉस्पिटल में एक पोस्ट होता है फार्मासिस्ट का। जो लोग फार्मेसी किए हुए होते हैं उनका उस कोर्स में एडमिशन होता है। तो इसमें आपका हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों आता है। इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी है, जैसे QC है, क्वालिटी कंट्रोल है, QA है, क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके अलावा प्रोडक्शन है, नहीं, तो वहां पर भी आपका बांटा हुआ है। मतलब QC आप कर जा सकते हैं, QA में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस करते हैं, कौन सा वहां पे आपको पोस्ट खाली है, क्या मिल रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंडस्ट्री में। तीसरा है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो M फार्मा वाले होते हैं वो जाते हैं, मतलब M फार्म करने के बाद लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं। चौथा है एजुकेशन।
अगर हम एजुकेशन का बात करें तो एजुकेशन में आप कहाँ जाएंगे, प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। तो ये सब क्या है, आपका स्कोप है आफ्टर फार्मेसी। जब आप फार्मेसी कर लेते हैं तो ये सब स्कोप आपको मिलता है। चौथा चीज, जो लोग ये पूछ लेते हैं तो तुरंत उनका सवाल होता है कि सर सैलरी क्या होगा। तो तीसरा चीज जो आता है, चौथा चीज जो आता है वो है आपका सैलरी। तो अगर हम सैलरी का बात करेंगे तो इसमें कुछ फैक्टर होता है सैलरी का, है ना। मतलब आप कोर्स कर लिए और आपको ढेर सारा पैसा सैलरी होगा, तो ये तब होगा जब आप उस कंडीशन को फुलफिल कर पाइएगा, उस फैक्टर को फुलफिल कर पाइएगा। क्योंकि हर जगह सिर्फ कोर्स कर लेने से नहीं ना होगा आपका सैलरी। तो कहने का मतलब है कि कोर्स, ये जो सैलरी वाला जो बात है, तो सैलरी डिपेंड्स करता है कुछ फैक्टर के ऊपर। जैसे फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर हम लोग बात करते हैं वो है आप खुद, यू। सबसे पहला फैक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना टैलेंट है, आपने क्या पढ़ा है, आपके पास क्या नॉलेज है, आप क्या कर सकते हैं। नहीं तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर आपका है यू, सैलरी का। दूसरा फैक्टर है कॉलेज, कि आपने जो पढ़ाई किया है वो कौन से कॉलेज से किया है, उस कॉलेज का रैंकिंग क्या है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज के पास क्या है क्या नहीं है, कॉलेज में लैब है या नहीं है, क्लास रेगुलर चलता है कि नहीं चलता है, लैब अगर है भी तो लैब होता है कि नहीं होता है, नहीं, लाइब्रेरी कैसा है, पढ़ाई वहाँ माहौल क्या है, नहीं, वहाँ के टीचर लोग कैसे हैं। तो सबसे ये सब फैक्टर जो है ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा सैलरी का फैक्टर है कॉलेज। पहला तो खुद आप है, दूसरा कॉलेज जहां से आप पढ़ के फार्मेसी करके निकल रहे हैं, तीसरा है आपका कंपनी, कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी कैसा है, कंपनी स्मॉल है या कंपनी लार्ज है। अगर छोटा कंपनी होगा तो सोचने की बात है कि जब छोटा कंपनी होगा तो उनके पास उतने सारे पैसे नहीं होंगे जो सैलरी आपको ज्यादा करके देंगे। मतलब उनका अभी ग्रोथ बाकी है, छोटा कंपनी का उनका ग्रोथ अभी रुका हुआ है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयर का सैलरी भी बढ़ते चला जाएगा। मतलब अगर छोटा कंपनी है तो सैलरी आपका कम होगा, अगर कंपनी बड़ा है और आप में टैलेंट है तो आपका सैलरी ज्यादा होगा। मतलब सैलरी तीसरा फैक्टर है जो कंपनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चौथा फैक्टर है मार्केटिंग, कि जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है उस कंपनी का मार्केटिंग कैसा है। अगर मान लीजिए हम किसी अच्छे कंपनी का नाम लें, जैसे अरिस्टो है, मपरा है, सिप्ला है, नहीं, सन फार्मा है, तो ये सब क्या है, बड़ा कंपनी है, इसका मार्केट है। तो जब मार्केट होगा उसका तो सिंपल सी बात है कि वहां कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मार्केटिंग होगा तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयर का भी सैलरी वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, एम्प्लॉयर अच्छे से काम करेंगे। मतलब मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस कंपनी का मार्केटिंग का टर्नओवर क्या है, मार्केट कैसा है। तो ये सब फैक्टर है। उसके अलावा अब दो चीज होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जब फार्मेसी कोर्स कर लेंगे तो हम करेंगे क्या, कंपनी को ज्वाइन करेंगे, या बहुत सारे लोग सोचते हैं हम मार्केट में काम करेंगे। तो दो तरह का वर्क है, एक तो आप कंपनी में रह करके काम करें और एक आप मार्केटिंग में करें। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं, अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो मार्केटिंग में सैलरी ज्यादा होता है। मार्केटिंग में क्या होता है, सैलरी ज्यादा होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है कि टारगेट को फुलफिल करना होता है, कि आपको इतना का सेलिंग करवाना होगा, इतना सेलिंग करना होगा। नहीं, मतलब एक टारगेट आपको दिया जाएगा, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। जब आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे तो देन आपका सैलरी ज्यादा होगा। इसीलिए मार्केटिंग में सैलरी जल्दी बढ़ता है। जैसे जैसे आप टारगेट को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सैलरी का इंक्रीमेंट बढ़ते चला जाएगा। कंपनी में सैलरी कुछ कम होगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा आपका। वहां पे टारगेट नहीं होगा, वहां पे वर्क होगा आपका, है ना, ये काम आपको करना है, इतना का प्रोडक्शन करवाना है, ये चीज होगा। और इसमें मार्केटिंग में इतना आपको सेल करवाना है, इतना आपको सेलिंग दिखाना है, तो ये चीज होता है। तो कंपनी में सैलरी कंपनी में भी बढ़ता है, लेकिन कंपनी में जो सैलरी बढ़ता है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है कंपनी में। मतलब स्लोली बढ़ेगा आपका सैलरी कंपनी में, लेकिन मार्केटिंग में
जितना ज्यादा आप टारगेट अचीव करते गए वैसे वैसे। मार्केटिंग में भी जो आपका स्कोप है वो अलग अलग है। शुरू में आप मान लीजिए कि मार्केटिंग में गए तो आप क्या करिएगा, मार्केटिंग में शुरू में आप जो एमआर होता है, नहीं, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव करिएगा। उसके बाद जैसे ही आप टारगेट को अचीव कीजिएगा, आप एरिया मैनेजर बन जाइएगा, जोनल बिजनेस मैनेजर बन जाइएगा, बिजनेस मैनेजर बन जाइएगा। मतलब जैसे जैसे आप टारगेट को अचीव करते गए वैसे वैसे आपको पोस्ट भी बढ़ते गया और सैलरी भी आपका बढ़ते चला गया। मतलब कहने का मार्केटिंग में बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, बशर्ते क्या करना होता है, एक टारगेट को अचीव करना होता है। कंपनी में स्लोली होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, जो स्लोली स्लोली बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कंपनी में भी। दूसरा बात आता है कि सर ज्यादा सैलरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। हमें अगर ज्यादा सैलरी चाहिए तो इससे तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो ज्यादा सैलरी चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो आप जब बी फार्म कंप्लीट कर लो, जब आप बैचलर फार्मेसी कंप्लीट कर लो तो प्लस एमबीए कर लो। या तो आप बी फार्म प्लस एमबीए कर लो, या तो आप बी फार्म प्लस एम फार्म कर लो। बी फार्म प्लस एमबीए या बी फार्म प्लस एम फार्म कर लो। इससे क्या होगा, आपका सैलरी ज्यादा होगा। अब कहिएगा सर कितना सैलरी होगा, नहीं कितना सैलरी होगा, तो देखिए ये तो फिर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर भी एक एवरेज अगर हम मान के चलते हैं, सिंपल आप बी फार्म किए हुए हैं या डी फार्म किए हुए हैं सिंपली, तो आपका एक एवरेज सैलरी स्टार्टिंग का जो होगा 15 से 20,000 रुपया होगा स्टार्टिंग सैलरी जो होगा 20,000। लेकिन अगर आप एम फार्मा कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं तो ये सैलरी आपका 40 से 50,000 रुपया सैलरी आपका होगा। तो ये चीज जो है आपका इंफॉर्मेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस है, स्कोप है, सैलरी है, कौन कौन सा फैक्टर है सैलरी में। इधर अब हम बात करते हैं हमें पढ़ना क्या क्या होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है फार्मेसी। तो देखिएगा ब्रांच इसमें जब हम लोग बात करेंगे क्या क्या पढ़ना होता है सिलेबस में, तो एचएपी पढ़ना होता है, जिसको हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, है ना। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आप ही के बारे में बताता है, जो चीज आप जानने जा रहे हैं वो आप ही के बारे में है, मतलब ह्यूमन के बारे में ही, उसका एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, और उसका वर्किंग पैटर्न, मतलब कहने का कि आपके शरीर में कौन कौन सा ऑर्गन है, नहीं, तो वो एनाटॉमी में आएगा, और वो ऑर्गन काम कैसे करता है वो आपका फिजियोलॉजी में आएगा। तो ये चीज पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। उसके अलावा फार्माकोलॉजी पढ़ना है। फार्माकोलॉजी कि कोई भी दवा लेते हैं तो वो काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ना, कहां से कौन सा रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है, मतलब फार्माकोलॉजी। उसके अलावा आपका फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो मेडिसिन का सोर्स जो प्लांट से होता है, तो प्लांट के बारे में यहाँ पे हम लोग की उसका ड्रग्स का, क्रूड ड्रग्स का जो डायरेक्ट सोर्स प्लांट से मिलता है, उसका जो हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में करते हैं। उसके बाद है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये पढ़ना होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेडिसिन का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कौन से डोजेज फॉर्म में करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, है ना, या सेमी सॉलिड में। तो इस सब का जब हम स्टडी करेंगे, टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन इसका करते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ना होता है। इसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड पॉइंट्स होता है कि हॉस्पिटल खोलने के लिए अगर हम 100 बेड का खोलते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नहीं मतलब कितना स्पेस चाहिए, कैसा बिल्डिंग चाहिए, टोटल चीज इसमें हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी, कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, कितने डॉक्टर होना चाहिए, सब कुछ का इसमें हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ेंगे। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब जैसे आपका प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो इस सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी कहने का मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स का स्टडी, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, मोल्ड्स है ना, हेलमिंथिस है, तो इस सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। फॉरेंसिक फार्मेसी हमें पढ़ना है एक सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फार्मेसी एक्ट कब आया, है ना,
मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया। तो एक्ट के बारे में जो हमको पढ़ना होता है वो कहाँ पे पढ़ना होता है, फॉरेंसिक फार्मेसी में पढ़ना होता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका जो बायोलॉजी करके आए होंगे उनको मैथ पढ़ना होता है, और जो मैथ 10+2 में किए होंगे उसको क्या करना होता है, बायोलॉजी पढ़ना होता है। तो ये ब्रांच है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है रिसर्च। रिसर्च में क्या होगा, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, मतलब क्या करेंगे, है ना, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, और आपका कब करेंगे। मतलब रिसर्च में क्या होगा, क्या, क्यों, कैसे, कहां और कब। दूसरा चीज जो है ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन, कि कोई मेडिसिन है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, वो काम कैसे करता है, और साइट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि वो कौन से ऑर्गन पे काम करेगा, कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा आपके बॉडी के अंदर, तो वो आ जाएगा साइट ऑफ एक्शन में। तीसरा चीज है कंपाउंडिंग। जब आप ड्रग का डेवलपमेंट कर लेंगे तो फिर उसका कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब क्वांटिटी क्या होना चाहिए और उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मतलब कहने का कितना मिलीग्राम हमें दवा का डोज देना होगा, या उसमें उस दवा को हम और किस दवा के साथ में दे सकते हैं, किसके कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, मतलब कह सकते हैं क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन मिला करके क्या होगा, आपका कंपाउंडिंग होगा। और जब दवा का कंपाउंडिंग हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना होगा, डिस्पेंसिंग करना होगा, पेशेंट तक पहुंचाना होगा। तो चौथा जो है आपका फार्मेसी प्रैक्टिस में वो है डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग अब डिपेंड करता है डोजेज फॉर्म के ऊपर, कि आप जो पेशेंट को दे रहे हैं तो किस फॉर्म में आप दे रहे हैं। सॉलिड फॉर्म में उस स्टेबिलिटी उसका ज्यादा है, कि लिक्विड फॉर्म में है, या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, या फिर कह सकते हैं गैस के फॉर्म में है। तो मेडिसिन का स्टेबिलिटी किस में है, किस में वो काम करेगा, तो उस फॉर्म में हम पेशेंट के पास क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं। तो इसमें 4 तरह का आपका है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, गैस फॉर्म। तो इसमें आपका जैसे सॉलिड में आपका टैबलेट कैप्सूल हो गया, जैसे लिक्विड में सिरप हो गया, सेमी सॉलिड में क्रीम हो गया, और गैस में एरोसोल हो गया। तो कौन से डोजेज फॉर्म में, कौन से प्रिपरेशन में आप पेशेंट को डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज आपको कहां पे पढ़ना होता है, फार्मेसी में पढ़ना। ऑल अबाउट द फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मेसी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा इस चैनल को। इस चैनल का नाम है कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी, कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी। थैंक यू।